हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय ज्ञानेश चंद्र नोटियाल जी सर। अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक भी करिए, जिससे आपको कई वीडियो देखने को मिलेंगी, जिससे आपको मैथमेटिक्स सीखने में भी आसानी होगी और अपने नए सिलेबस के अनुसार आपको सभी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी एक साथ। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टुडेज टॉपिक है हमारा सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2020 मैथमेटिक्स 10th क्लास जो पेपर हुआ था हमारा 13 जून को, उसी पेपर को हम करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन तो हम पहले कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चन हम आज करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में भी हमें दो पार्ट दिए गए, जिसमें फर्स्ट पार्ट है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमें ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जिसका इक्वल डिस्टेंस है दोनों पॉइंटों से जो दिए गए हैं। एक है -2 3 और एक है -3 4। इन दोनों पॉइंटों से इक्वल डिस्टेंस। सेकंड कहा गया है कि हमारे 7 6 करके एक पॉइंट है, वो किस रेशो में डिवाइड करेगा 11 8 और 1 3 लाइन को, पॉइंटों को ज्वाइंट करने वाली लाइन को। तो देखिए इसमें भी डबल पार्ट का सिस्टम में हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसने कहा है फर्स्ट पार्ट में कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो आप जानते हैं लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज P। हमने इसे P मानना है, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं, देखिए एक्स एक्सिस पे हमेशा y की वैल्यू क्या होती है 0, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे x 0। अब हमको ये कहा गया है कि जो एक पॉइंट दिए गए हैं वो एक पॉइंट तो है -2 3 और सेकंड पॉइंट है -3 4। अब हमें ये कहा गया है कि दोनों पॉइंटों से इसके बीच का जो डिस्टेंस है PA और PB वो हमेशा इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस का होगा फार्मूले से, जो कि हमारा फार्मूला होता था रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y ब्रैकेट में y2 - y1 का होल स्क्वायर, टोटल रूट में चलता था। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पे आएगा, सबसे पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ आप सभी के लिए। वैसे तो हमें फार्मूला दोनों में काम आएगा, तो इसे मैं बीच में लिख रहा हूँ। डिस्टेंस फार्मूला इक्वल टू होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद जब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं तो PA का डिस्टेंस आएगा, देखिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो आएगा रूट में x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर। ये इक्वल टू होगा PB, रूट PB में डिस्टेंस आएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले है दोनों साइड में रूट है तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। तो हमारे ब्रैकेट ओपन करने पे आएगा x² प्लस 4x प्लस 4 प्लस 9 और राइट हैंड साइड में आएगा x² प्लस 6x प्लस 9 प्लस 16। ये आ गया। अब जो जो चीजें दोनों साइड में सेम है उनको काट दो। सबसे पहले x² कर दिया, सेकेंड नंबर पे 9 भी कर दिया। अब अल्फाबेट एक तरफ ले लो, नंबर एक तरफ, वो हमारी चॉइस होती है हम किधर लेना चाहें। तो मैं अल्फाबेट उधर ले जा रहा हूँ, नंबर इधर। तो हमारे आ जाएंगे नंबर 4 - 16 और x हो जाएगा 6x - 4x। तो हमारे ये आ गया 2x और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 12। तो x इक्वल टू आ जाएगा -12/2 यानी कि -6। x की वैल्यू ये आ गई। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमारे हो जाएंगे x0 यानी -6 0। तो ये हमारे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। बी पार्ट में हमारे दो पॉइंट दिए गए। अभी हमें ये कहा गया कि किस रेशो में डिवाइड करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि रेशो का मतलब होता है सेक्शन फार्मूला यूज करना है। तो देखिए हमें पॉइंट दिया गया है, एक पॉइंट है जो इनको डिवाइड कर रहा है, उसे हम कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने उसको नाम दे दिया M, जो है 7 6। वो डिवाइड कर रहा है कौन कौन से पॉइंटों को, दो पॉइंट है जिनको नाम दे दिया मैंने, एक को A और चलिए A तो पहले ही दे चुके हैं, मैंने इसको C दे दिया। C पर नाम दिया 11 8 और दूसरा पॉइंट है D जिसके कोऑर्डिनेट है 1 3। ये हमने पॉइंटों को नाम दे दिया। अब ये कह रहा है कि जो CD पॉइंट लाइन है, लाइन सेगमेंट, इसको ये M पॉइंट किस रेशो में डिवाइड करेगा। तो हमारी सबसे पहले मैं किसी भी x या y में से किसी एक का सेक्शन फार्मूला यूज करूंगा।
दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक से ही काम हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने एक्स का सेक्शन फार्मूला यूज करा जो होता है m1x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए x का मतलब होता है जो बीच में डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट, फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट जो कि हमारे पास है 7। इसी तरीके से m1 एज इट इज, x2 होता है हमारे सेकेंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यानी 1 प्लस m2, x1 होता है फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो कि हमारे क्या है 11 अपॉन m1 प्लस m2, ये आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइम में हम इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं हमारे आएगा 7m1 प्लस 7m2 इक्वल्स टू m1 प्लस 11m2। अब एक काम करेंगे, m1 को एक तरफ ले लेंगे, m2 को सेकंड साइड, तो हमारे आ जाएगा 7m1 माइनस m1 इक्वल्स टू 11m2 माइनस 7m2। इनको सॉल्व करा तो हमारे नेक्स्ट टाइम में आ गया 6m1 इक्वल्स टू 4m2। अब एक काम करिए, अल्फाबेट एक तरफ ले लीजिए, नंबर एक साइड, तो ये m2 इधर है तो इधर आएगा तो डिवाइड में, तो हमारे जाएगा m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू 4 अपॉन 6। दोनों में दोनों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं तो कर दीजिए, तो हमारा रेशो आ जाएगा 2/3, यानी रेशो क्या है, विच रेशो पूछा गया, तो हमारा रेशो है 2:3 और इसी से हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम ये देखते हैं कि हमने क्वेश्चन नंबर 28 के दोनों पार्ट को सॉल्व कर दिया। इसमें था डिस्टेंस फार्मूला जिसमें हमने डिस्टेंस को इक्वल रख के सॉल्व कर दिया, जो चीजें कटी काट दी, लास्ट में अल्फाबेट की वैल्यू, और इसमें भी अराउंड वही चीज थी, सेक्शन फार्मूला, क्योंकि इसने ये डिवाइड की बात कर रहा है, उसमें डिस्टेंस इक्वल, इसमें डिवाइड की, तो इसलिए इसी से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। यहाँ हमारे क्वेश्चन नंबर 29 में भी फिर से दोबारा से दो ऑप्शन आए थे जिनमें से हमें एक करना था। एक फर्स्ट वाला जो पार्ट था उसमें कहा गया था प्रूव दैट द एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क, यानी हमारे पास कोई एक सर्किल है, इसमें कोई आर्क है, जैसे ए और बी पॉइंट ले लेता हूं, ये जो आर्क है ये सेंटर पे जो एंगल बना रही है ए ओ बी, आर्क ऑन द सेंटर ऑफ द सर्किल इज ट्वाइस, वो डबल होगी द एंगल फॉर्म एट एनी पॉइंट ऑफ रिमेनिंग पार्ट, यानी सर्किल के किसी भी पार्ट पे जो एंगल बनाएगी इसकी क्या होगी, डबल होगी। तो इसको मैंने नाम दे दिया P और इसको नाम दे दिया O, यह भी दिया गया। तो हम सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, जो कि हमारे थ्योरम के सबसे पहला रूल्स होता है। तो गिवन में हम लिखेंगे ए सर्किल, हमें एक सर्किल दिया गया, और सेकंड थिंग से हमें क्या है, इसके अलावा तो कुछ दिया हुआ नहीं है। सेकंड हमें कहा गया प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है एंगल AOB इज 2 टाइम्स एंगल APB, हमें ये प्रूफ करना है। इसके अलावा हमें इस सर्किल में कुछ भी नहीं दिया गया, बस ये कहा गया कि O जो है ये सेंटर पॉइंट है, ये सर्किल विद सेंटर O। सेंटर में इसलिए डिफाइन कर रहा हूं ताकि हमें मालूम रहे कि जो O पॉइंट है वो सर्किल का सेंटर है। अब देखिए हमें इसे प्रूफ करना है कि हमारा जो एंगल AOB है वो ट्वाइस होगा। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, PO लाइन ड्रॉ करेंगे। वी ड्रॉ PO लाइन। तो PO लाइन का मतलब होता है जो P पॉइंट से लाइन आ रही है ये आगे तक बढ़नी चाहिए। यहाँ अगर आपको ये इसमें कोई दिक्कत हो तो POQ लाइन कह दीजिए, क्योंकि आगे तक ही बढ़ेगी तो आगे भी कोई एक पॉइंट आना चाहिए, जरूरी नहीं हो सर्किल को इंटरसेक्ट करे, कहीं भी आए बस आना चाहिए। अब देखिए हम इस तरीके से इसको ज्वाइंट कर देते हैं। उसके बाद में जब POQ लाइन ड्रॉ कर दी, अब हम लेते हैं इन ट्राइंगल AOP। AOP में हम जानते हैं AO इक्वल्स टू OP, इसकी दो साइड है, दोनों रेडियस है इसलिए इक्वल होगी, और हम जानते हैं इन ट्राइंगल टू साइड आर इक्वल देन अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल। हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल AO इज इक्वल टू OP एंड इन ट्राइंगल टू साइड आर इक्वल देन अपोजिट
एंगल आर ऑल्सो इक्वल। इसका मतलब अगर ये दो एंगल इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ पी ए। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट ले देंगे। अब देखिए यहां तक तो हमने कर दिया। सेकंड थिंग्स हम यह जानते हैं पी ओ क्यू लाइन है, तो एक और चीज हम ये कह सकते हैं इन ट्राइंगल ईच एक्सटीरियर एंगल is the sum of other two interior angle. अदर टू इंटीरियर एंगल। हम ये जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में जो एक्सट्रीम एंगल होता है वो अदर टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो इसका मतलब हमारा जो एंगल ए ओ क्यू जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है वो इक्वल किसके होगा, एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ पी ए के। अब देखिए हमारी इक्वेशन फर्स्ट से इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड हमारे एंगल आ जाएगा ए ओ क्यू, ओ ए पी की जगह क्या आ गया ओ पी ए, एंगल ओ पी ए इक्वल प्लस एंगल ओ पी ए। इसका मतलब हमारे आ गया एंगल ए ओ क्यू इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ पी ए। इसे हम थर्ड इक्वेशन कहते हैं। अब थर्ड इक्वेशन करने के बाद हम दूसरे ट्राइंगल जो बी ओ पी है उसमें भी सिमिलरली यही काम होगा, तो हम यहां लिखेंगे सिमिलरली इन ट्राइंगल बी ओ पी एंगल बी ओ क्यू इज 2 टाइम्स एंगल ओ पी बी। इसे हमने फोर्थ इक्वेशन नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को प्लस कर देंगे। तो इक्वेशन 3 + 4 दोनों को प्लस करा तो हमारा आएगा एंगल ए ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ क्यू इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ पी ए प्लस 2 टाइम्स एंगल ओ पी बी। ये हमारे आगे। अब इसके बाद हम जानते हैं एंगल ए ओ क्यू और बी ओ क्यू को प्लस करेंगे तो एंगल ए ओ बी आ गया, और इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 लिख दिए। और देखिए ओ पी ए और ओ पी बी को प्लस करेंगे तो बन गया हमारा एंगल ए पी बी। यही तो हमें प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ। इसी के साथ हमारी क्वेश्चन नंबर 29 का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने प्रूफ कर दिया कि किसी भी इन एनी सर्किल एनी आर्क मेक ऑन सेंटर एंगल इज डबल ट्वाइस ऑफ एंगल मेक ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल। तो हमारी ये प्रूफ हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट। यहां क्वेश्चन नंबर 29 का जो सेकंड ऑप्शन है उसमें कहा गया प्रूफ दैट एन एक्सियल एंगल फॉर्म्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। इसका मतलब हमें कहा गया है कि एक क्वाड्रिलेटर है इस तरीके से, इसकी किसी भी एक साइड को इंक्रीज किया गया तो ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। हमें इसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इनको हम नाम दे देते हैं। तो हमें सबसे पहले जब भी प्रूफ करना होता है तो हमें सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन में हम ये कहेंगे गिवन है क्वाड्रिलेटर ABCD and BC increase at point E पॉइंट तक इंक्रीज हो रही, और लास्ट हमें ये कहा गया है BAD इक्वल टू एंगल DCE। ये हमें गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर।
ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। तो देखिए सबसे पहले जो हमें गिवन है वो तो हमने लिख दिया। अभी हम जानते हैं सम ऑफ ऑल एंगल ऑन ए लाइन इज 180 डिग्री। किसी भी लाइन पे बनने वाले जो एंगल्स का सम होता है वो क्या होता है 180। तो यहां पे होगा एंगल बी सी डी प्लस एंगल डी सी ई इक्वल टू 180 डिग्री। इसे हमने इक्वेशन 2 नाम दिया और इसे इक्वेशन 1। तो आप जानते हैं डी सी ई की वैल्यू क्या थी, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी थी। तब यहां पे वैल्यू पुट कर दी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बी सी डी प्लस एंगल बी ए डी इक्वल टू 180। यहां पे हमारे बी सी डी और बी ए डी का सम कितना आ रहा है 180 डिग्री। तो यहां पे लिखेंगे हैंस इन क्वाड्रिलेटर sum of opposite angle, sum of opposite angle is 180 degree, then it is cyclic quadrilateral। तभी हमारे क्या होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर जो 29 का सेकंड ऑप्शन था वो भी कंप्लीट हो जाता है। हमने ये प्रूव कर दिया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो यहां हमारे क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया फाइंड द मीन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमारे एग्जाम में ये टेबलें हमेशा हॉरिजॉन्टल में दी जाती है, पर मैं ये प्रीफर करता हूं कि हमेशा जितनी भी टेबल बनाएं उन्होंने हमेशा वर्टिकल में बनाएं, क्योंकि उनके कैलकुलेशन सिस्टम में आसानी होती है। अब देखिए इसमें हमें एक क्लास इंटरवल दिया और फ्रीक्वेंसी दिया और हमसे पूछा गया मोड और मीन फाइंड करिए। तो देखिए सबसे पहले मोड और मीन में हमेशा मोड को फाइंड करना चाहिए, क्योंकि मोड बहुत इजीली और जल्दी से सॉल्व हो जाता है, जिससे कि आपको बाद में टेंशन नहीं होती है। तो देखिए मोड का फार्मूला सबसे पहले क्या होता है, मोड इक्वल टू होता है एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई H। अब यहाँ पे हमारी समझने वाली बात यह है कि यह चीजें है क्या। तो देखिए मोड क्लास का मतलब होता है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो होती है उसे मोड क्लास कहते हैं। जैसे कि ये क्लास को मोड क्लास है, और मोड क्लास में जो लोअर लिमिट होती है उसे हम कहते हैं एल प्लस। फिर है F1 का मतलब होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है जो कि हमारे यहाँ 13। F0 इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी को F0 और बाद वाली को F2 कहते हैं, जो कि हमारी क्या है 13 माइनस 10 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 13 माइनस 10 माइनस 7 मल्टीप्लाई H का मतलब होता है इनका डिफरेंस, जो कि हमारी क्या है 10। हमने यहाँ पे लिख दिया 10। अब देखिए हमें इसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले 20 तो एज इट इज आएगा। 13 माइनस 10 कितना होता है 3 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 26, 32 जो 26 और 10 और 7 कितने थे 70। तो हमारे ये आएगा इक्वल टू 20 प्लस 30 अपॉन 26 माइनस 17 कितने होते हैं 9। तो ये 9 आ गया। फिर इसके बाद आ गया 20 प्लस 30 को 9 से डिवाइड कीजिए, 9 3 जा 27.3 रिमेनिंग, अगेन 0 आ जाएगा। तो हमारी बार 3.33 आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया 23.33। ये हमारे मोड है। आपने देखा मोड को हमने 3 लाइन में सॉल्व कर दिया और टेबल में कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अब मीन में जरूर हमें टेबल को सॉल्व करना पड़ता है। देखिए मीन में सबसे पहले हमें फाइंड करना होता है एक्स का मतलब होता है जो हमारी फ्रीक्वेंसी दी गई थी उसमें जो इंटरवल है दोनों को प्लस करो 2 से डिवाइड करो। तो ये हमारा आ जाएगा 5, 15, 25, 35 और 45। फिर हम निकालते हैं एफ एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो देखिए यहाँ पे इसी टेबल में ज्वाइन करके हम आगे कर सकते हैं। एफ एक्स का मतलब 6 5 30, 30, 10 को 15 से करा 150, 25 को 13 से करा 325 और 7 से मल्टीप्लाई करा
245, 4 से मल्टीप्लाई करा 180। अब हम क्या करते हैं, इसमें दोनों को प्लस कर देते हैं। जो समीशन एफ एक्स है ना, इनको प्लस करिए और ये समीशन एफ। अब जनरली आप ये ध्यान रखिएगा कि जो हम इनको प्लस करते हैं फ्रीक्वेंसी को, ये एक सिंपल नंबर के फॉर्म में आता है। एक बार चेक कर लेते हैं। 4 7 11 11 और 3 11 और 3 14 14 0 14 और 6 20 20 का 0 रिमेनिंग 2 2 और 1 3 एंड 4, तो हमारा आंसर आया 40। इधर हमने प्लस करा तो देखिए 5 और 5 10 0 1 रिमेनिंग 8 1 9 9 और 4 13 13 13 और 2 15 15 और 5 20 20 3 23 3 2 रिमेनिंग 2 1 3 3 2 5 5 3 8 और 1 9, यानी हमारे आया 930। अब देखिए मीन का फार्मूला भी हमारे सिंपल होता है, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, डिवाइड कर दो 930 को 40 से, 0 से 0 कैंसिल, अब 4 से डिवाइड करना है। तो देखिए 4 2 जा 8 1 रिमेनिंग 13 4 3 जा 12 1 रिमेनिंग, तो हमारे 4 2 जा 8 आप 10 और 5, ये हमारे इसका आंसर आ जाएगा 23.25। तो इससे हमारा ये मीन भी सॉल्व हो जाता है। अब इस तरीके से हम मोड और मीन बहुत आसानी से निकाल के सॉल्व कर सकते हैं और इस टेबल में कहीं कोई प्रॉब्लम भी नहीं लगेगी और फटाफट सॉल्व भी हो जाएगा। सो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और साथ में ये पेपर भी कंप्लीट हो जाता है। तो हमने देखा कि हमने पूरे जो पेपर था 10th क्लास का, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आया था, पूरा 3 घंटे में जो करना था वो काम कंप्लीट कर चुके हैं। और इसमें मैंने ऑप्शनल वगैरह सभी को लेके साथ में चला हूँ, जिससे कि हमें किसी भी क्वेश्चन में किसी तरीके का कोई डाउट नहीं रहेगा। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों। इसी के साथ हमारा जो 10th क्लास का 2020 का राजस्थान बोर्ड का जो पेपर था वो कंप्लीट होता है। हमने उसके सभी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं और ऑप्शनल को भी देखा है। इससे आपका पूरा पेपर का एक रिवीजन हो गया है। आप जिन्होंने अभी 10th बोर्ड का एग्जाम दिया है वो खुद डिसाइड कर पाएंगे कि उन्होंने इस एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स आएंगे, और जो अब नई स्टूडेंट आए 10th क्लास में वो इस पेपर को देख के एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि इस बार का पेपर किस टाइप का आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो इसे सब्सक्राइब करिए। आपको इस तरीके के कई पेपर और सिलेबस से कनेक्टेड सभी चीजें आपको इस एक चैनल पे मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।